साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज मैं आपको कराने वाला हूं अम्ल, क्षार और लवण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, अगर आज की वीडियो आप देख लेते हो और ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 100% 2024 में जो केमिस्ट्री का सेक्शन होगा उनमें से एक या दो क्वेश्चन 100% इन्हीं क्वेश्चन में से एक आ जाएगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के तौर पर जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपका चैप्टर भी आराम से खल्लास हो जाएगा, बिल्कुल रिवीजन के तौर पर। तो पहला क्वेश्चन ये वो देखिए कि दोस्तों कोई विलेन है, आपके पास कोई एक विलेन है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपके पास एक विलेन है, क्या दोस्तों, एक विलेन है जो क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। क्या दोस्तों, नीला। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊं। क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो आपको देखिए एक चीज याद रखनी होगी, छलनी। एक चीज याद रखनी होगी, क्या, छलनी। अभी आप देखिए इस छलनी का कार्य क्या है। छा से हो जाएगा दोस्तों आपका क्षार, छा से क्या हो जाएगा, क्षार, छा से क्या हो जाएगा, क्षार, ला से हो जाएगा लाल, ला से क्या हो जाएगा, लाल, और नी से हो जाएगा नीला, नी से क्या हो जाएगा, नीला। अब आपको क्या याद रखना होगा वो देखिए, अब आपको ये याद रखना होगा कि दोस्तों क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर क्या पूछा गया, एक विलेन है जो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, उस विलेन को हमें पीएच मान बताना है। तो क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब कोई क्षार होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और आपको पता है कि जो क्षार का पीएच मान होता है, बताइए क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 7 से अधिक होता है। क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से अधिक। अब दोस्तों हमारे ऑप्शन क्या दिए गए थे, ए ऑप्शन था दोस्तों 1, बी ऑप्शन था 5 और सी ऑप्शन था दोस्तों 6 और डी ऑप्शन था 10। तो आप बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्षार का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, 7 से अधिक। पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक। तो आपका डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, डी जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। यानी एक विलेन था जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच यहाँ पे क्या होगा, 7 क्या होगा, सॉरी 10 होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपने कर लिया होगा। इसी तरीके से एक अनिल को याद रखो, किसको, अनिल को। अनिल क्या करता है, अनिल क्या करता है दोस्तों, अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये अनिल की ट्रिक होगी जो अम्ल की थी और छलनी क्षार की होती है। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये दोस्तों आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में था। अब दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से बना हुआ है। देखिए अब आपके पास यहाँ पर कोई विलेन है, तो दोस्तों कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर, कोई दोस्तों आपके पास विलेन है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, अब देखिए अंडा का पिसा हुआ कवच क्या होता है, पहले वो देख लीजिए। अंडा का पिसा हुआ कवच, अंडा का कवच ही लिख देता हूं डायरेक्ट, अंडा का कवच ये होता है दोस्तों आपका। अंडा का जो कवच होता है वो आपका बेसिकली दोस्तों होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों अंडा का जो पिसा हुआ कवच होता है क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा का पिसा हुआ कवच क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है और दोस्तों क्या करता है, एक गैस उत्पन्न करता है। अब वो जो गैस है वो क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यहाँ पर एक शब्द का उपयोग और हुआ है, चूना का पानी। क्या दोस्तों, चूने का पानी। अब चूने का पानी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaH। ये होता है दोस्तों चूने का पानी। ये अब देखिए, अब हमें इससे ये बताना ये किस से अभिक्रिया करेगा। एक विलेन है, अब ये कौन सी विलेन से करेगा अभिक्रिया, जिससे दोस्तों आपको चूने का पानी दूधिया हो जाए। अब देखिए चूने का पानी दूधिया कब होता है, जब दोस्तों आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराती हो। फिर से देखिए मैं आपको डीप से समझाता हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है, यानी एक विलेन है जिससे ये अंडे का पिसा हुआ अभिक्रिया कर। देखिए फिर से, एक विलेन है, क्या दोस्तों, एक विलेन है जो क्या करता है, अंडे के कवच से अभिक्रिया करता है। अब वो विलेन क्या है हमें नहीं पता, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, विलेन। ये विलेन क्या है दोस्तों हमें नहीं पता, ये विलेन क्या है हमें नहीं पता अभी। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो आप मेरा कहना ये है कि आप समझ लेना।
अब एक विलेन है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर रहा है और एक ऐसी गैस उत्पन्न कर रहा है जो क्या करता है, जो दोस्तों चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और हमें पता है चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप लोग ये बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप धातु कार्बोनेट कह सकते हो। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या दिए गए, एक है सोडियम क्लोराइड और एक है HCl, एक है KCl। तो आपका दोस्तों जो सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए कैसे, अब आपको पता है, आपने पढ़ा है दोस्तों, जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, फिर से जब कोई धातु कार्बोनेट, देखिए अब ये कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है आपका धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। ये क्या है दोस्तों, धातु कार्बोनेट। अब दोस्तों आपको पता है जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर किससे अभिक्रिया कर रहा है, HCl से। किससे करिए, HCl से। तब आपको पता है कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। लवण के साथ क्या बनता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। अब बेसिकली हमें यही तो देखना है। अब यहाँ पर ये विलेन कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्या कर देती है, दूधिया। यही तो दोस्तों दूधिया कर रही थी, यही तो दोस्तों चूने के पानी को दूधिया कर रही थी, यही गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हमें कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने एक धातु कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो अब वो विलेन कौन सा हो गया, विलेन कौन सा हो गया, तो वो विलेन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका क्वेश्चन भी तो यही था कि कोई विलेन, यानी यही पूछा गया था जो अंडे के कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर रही थी। बेसिकली मैं चाहता तो दोस्तों आपको डायरेक्ट बता देता, HCl इसका करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आता, क्या आपको समझ में आता, आई होप शायद ना आता। इसीलिए भले ही आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन उन चारों को आप बिल्कुल डीप से सीखोगे। मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज की वीडियो में जितने हो जाएंगे उसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 3 आ जाएगा, या पार्ट 4 भी आ सकता है। तो आपने ये देख लिया कि दोस्तों कोई विलेन था जो कि अंडे के कवच से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जो कि क्या कर रही थी, चूने के पानी को दूधिया कर रही थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। मुझे थोड़ा जल पीने दीजिए क्योंकि मैं थक गया बोलते। ये हो गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले आते हैं। बहुत सरल है दोस्तों। अगर ये आपने नाम बता पाया तो समझ लेना अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। पूछ रहा है रक्त का पीएच। क्या दोस्तों, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच, जो आपके शरीर में खून है उसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा बताइए दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होगा, आप जल्द से बताइए। तो दोस्तों आपका रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है दोस्तों, 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। कभी कभी 7.3 से 7.4 भी हो सकता है। अब आप बताइए, क्वेश्चन ये पूछ सकता था, अब ये रक्त का पीएच क्या होता है, अम्लीय, उदासीन या क्षारीय। फिर से अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि आप मुझे ये बताइए रक्त का पीएच अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या और कुछ, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताते, तो आपको सिर्फ एक दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो पीएच दिया है 7 से अधिक है, मतलब क्षारीय है। 7 से अधिक 7.4 मतलब 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाए। ये भी दे सकता है, या तो दोस्तों डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 गंधीय सूचक के नाम लिखने हैं दोस्तों। 3 गंधीय सूचक, क्या दोस्तों, 3 गंधीय सूचक। बेसिकली दोस्तों मार्कर के दर गया, सॉरी मैंने अपनी जेब में ही रख लिया। आपको 3 गंधीय सूचक के नाम बताने हैं, 3 गंधीय सूचक के नाम बताने हैं। गंधीय सूचक, 3 गंधीय सूचक। तो दोस्तों मैं आपको गंधीय सूचक के नाम बताऊं, वो 3 गंधीय सूचक क्या हो सकते हैं। एक दोस्तों प्याज, गंधीय सूचक। अब ये सूचक क्या होता है वो भी बताऊंगा। सूचक वे पदार्थ हैं, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। फिर से सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। अब बेसिकली हमें कोई ऐसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें ऐसे कोई 3 पदार्थ बता दो जो गंध के आधार पर हम जान लें कि ये अम्ल है या ये क्षार है, ये हमें पूछा गया है। तो हमने क्या किया, 3 गंधीय सूचक के पहले नाम देख लो। तो एक होता है प्याज, एक दोस्तों प्याज, और मान लीजिए लौंग का तेल भी होता है। क्या दोस्तों, लौंग का तेल, लौंग का तेल। और एक और लिख लीजिए दोस्तों, एक लौंग का तेल, एक लिख लीजिए वेनिला,
वेनिला। क्या दोस्तों, वेनिला। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सूचक का ऑपरेशन कर देते हैं। सूचक देखिए दोस्तों, अब देखिए 3 गंधीय सूचक के नाम तो आपने जान ही लिए। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सूचक का ही ऑपरेशन कर दिए दे रहा हूं। देखिए सूचक, ये रहा आपका सूचक। बस आप लोग थोड़ा जल्द से समझने का प्रयास करना। सूचक आपके दोस्तों 2 प्रकार के हैं। सूचक कितने हैं, 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों प्राकृतिक, एक क्या होता है प्राकृतिक, एक क्या है दोस्तों प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से मिलता है। एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम, एक होता है कृत्रिम। अब दोस्तों प्राकृतिक सूचक भी हमने 2 प्रकार से मान लिए, एक जो गंध बदलते हैं, एक जो रंग बदलते हैं। एक क्या दोस्तों, एक देखिए, एक जो गंध बदल रहे हैं, क्या गंध, और एक जो है जो रंग बदल रहे हैं। रंग में दोस्तों हम ले लेते हैं लिटमस को, लिटमस। रंग में हम किसको ले लेते हैं, लिटमस पत्र को, और ले लेते हैं हल्दी को। किसको, लिटमस को और हल्दी को। अब देख लीजिए, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, थोड़ा समझ लेना। अब जो लिटमस है और हल्दी क्या करेगी, देखिए अगर लिटमस के साथ अम्ल ले लिया जाए, अम्ल, अम्ल क्या करता है, अम्ल। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अनिल, अम्ल के लिए आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अनिल। अम्ल के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, अनिल। अनिल का मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब वही क्षार के लिए देखिए, किसके लिए, क्षार। क्षार के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी छलनी। क्या दोस्तों, छलनी। तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। ये दोस्तों आपने लिटमस के बारे में जान दिया। आई होप मुझे पता है कि दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन आप समझ तो रहे हो ना, काफी है। अब देखिए हल्दी, हल्दी दोस्तों अम्ल के साथ कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुझसे बोलूंगी ही नहीं, मुझे तेरी कोई दोस्ती नहीं। तो ये अम्ल के साथ जैसी थी वैसी है, अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, अम्ल के साथ जैसी है वैसी है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर ये जो हल्दी है क्षार के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। कैसी दोस्तों, रेड। हल्दी अगर क्षार के संपर्क में आ जाएगी तो लाल हो जाएगी। गंधीय सूचक कौन थे, अभी मैंने आपको बता ही दिया। प्राकृतिक सूचक देख लीजिए, प्राकृतिक सूचक एक होता है दोस्तों मिथाइल ऑरेंज, एक क्या होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये देखो क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है वो देख लीजिए। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, देखिए जो आपका मिथाइल ऑरेंज है बेसिकली ये क्या करेगा दोस्तों, देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा दोस्तों, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। दोस्तों अम्ल के साथ ही लाल हो जाता है और क्षार के साथ पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला। मिथाइल ऑरेंज जो अम्ल के साथ होगी वो लाल और क्षार के साथ पीली हो जाती है। बेसिकली दोस्तों जब आपने देखा मिथाइल ऑरेंज जो है जो अम्ल के साथ कैसी हो रही है, लाल, और क्षार के साथ कैसी हो रही है, पीली। उसके बाद होता है फ्लोप्थेनिन, जो एक और होता है फ्लोप्थेनिन। वो दोस्तों फ्लोप्थेनिन अम्ल के साथ रंगीन होती है और अगर क्षार के संपर्क में आ जाए तो गुलाबी हो जाती है। तो आपने दोस्तों सूचक जो थे आई हो आराम से उड़ा दिए, सूचक जो थे वो आराम से उड़ा दिए। अब देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वो ये है कि दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड, देखिए अधात्विक, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड। अब दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। क्या पूछा गया, अधात्विक ऑक्साइड है जो आपके वो किस प्रकृति के होते हैं, मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों हम कैसे जानते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कोई धातु है, जैसे एक कोई अधातु मैंने मान लीजिए दोस्तों कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है दोस्तों एक अधातु है। अब मैंने इसके पीछे O2 या और आ जाए तो ये क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड। ये क्या हो गया साथियों, अधात्विक ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड। अब हमसे ये पूछा गया है कि आप मुझे ये बताइए कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकृति की होती है। अब दोस्तों ये हम कैसे पता करेंगे, तो हम लोग ऐसे तो है नहीं इसको चक्के देखेंगे कि खट्टी है तो हमने बता दिया, और नहीं मुझे कड़वी लग रही है तो क्षार बता दिया, चक तो सकते नहीं। तो आर्हेनियस का याद आया आपको, आर्हेनियस कौन थे, वही थे जिन्होंने दोस्तों जल के द्वारा बताया था कि ये अम्ल है या ये क्षार है, कि ये अम्ल है या ये क्षार है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जल में डाल देंगे, और जैसे इसमें जल में डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे आप जल में डालोगे तो दोस्तों आपका H2CO3, H2CO3 जो कि क्या होता है एक कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 क्या है दोस्तों, कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल। अब दोस्तों बताइए, क्योंकि ये कार्बोनिक अम्ल यानी H+ आयन दे रहा है, अब जो जल में घुलकर H+ आयन देगा वो कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय। तो आपसे पूछा जाए कि अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो आपको बता देना है अधात्विक ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा।
वही दोस्तों जो धात्विक अ मतलब अधातु होगा वो अम्लीय प्रकृति, और जो धातु होगा वो क्षारीय प्रकृति। कैसे जानोगे? जल में डाल दो, बात खत्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बेकिंग पाउडर किसे बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और तड़कता लगता क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या दोस्तों? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है दोस्तों, एक होता है और एक चीज और होती है। उन दोनों चीजों का नाम, एक है बेकिंग सोडा और एक होता है टार्टिक अम्ल। एक होता है बेकिंग सोडा, एक क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा। क्या दोस्तों? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल। अगर आपसे कोई पूछे कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो दोस्तों बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या दोस्तों? बेकिंग सोडा को बेसिकली हम खाने का सोडा भी कहते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि खाने का सोडा, तो मुझको बताया ही नहीं, तो घबराना नहीं है, खाने का सोडा भी कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, देखिए अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। क्या दोस्तों? इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस इस क्वेश्चन पे ध्यान दे देना। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? क्या दोस्तों? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे करोगे? देखिए बहुत ही सरल है। नेटल के डंक में दोस्तों फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। अब जल्दी से कमेंट में बताओ दोस्तों, इसका वो क्या होता है? फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला जल्दी बोलिए। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा क्या होगा? HCOOH, ये होता है बेसिकली आपका फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला, जो कि दोस्तों इसको दोस्तों एक अम्ल और भी कह सकते हैं, जो आपको आना चाहिए कि नेटल के डंक में फार्मोलिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मोलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फार्मोलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए चूने के पानी में, जब दोस्तों देखिए अभी आपने सीखा था, अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था, अब लेकिन अब क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चूने के पानी में दोस्तों क्या है? दोस्तों आपका चूने का पानी है। चूने का पानी, जब चूने के पानी में दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है बताइए? चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, अभी तो बताया क्या हो जाता है? पानी दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पानी, चूने का जो पानी हो जाता है वो कैसा हो जाता है? दूधिया। अब देखिए क्या है, चूने का पानी क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। अगर रिएक्शन है, चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों जैसे ही आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हो तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यही होता है, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यही क्या कर देता है दोस्तों? यही कर देता है चने के पानी को दूधिया, यहाँ पे लिख दो, यही क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। और दोस्तों आपका क्या होता है? जल के रूप में निकल जाता है। ये बेसिकली आपकी रिएक्शन थी। ये क्या थी? आपकी रिएक्शन थी जो आपको आनी चाहिए। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया होगा आपसे, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं और दोस्तों इसका कर देते हैं खत्म, इसको करते हैं साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट
टॉपिक बता देता हूं जो आप लोग समझ लेना, और हो सकता है इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग अपनी वीडियो को एंड कर दें और अपने इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो आप चिंता मत करना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो उदासीनीकरण, अब देखिए दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप बताइए जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आपको ये बताना होगा कि आखिर उदासीनी अभिक्रिया क्या है। देखिए अब दोस्तों क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, वो आप समझ लीजिए एक अच्छे तरीके से। जब दोस्तों आपको ये लैंग्वेज लिख के आना है, जब दोस्तों अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में कह सकते हो या किसी क्षार से कह सकते हो, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, क्या दोस्तों? जब अम्ल, मैं आपको समझा दे रहा हूं लेकिन आपको अपने और मतलब फुल हिंदी लिखनी है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोस्तों लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके पास एक अम्ल है HCl, ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करा दी? अभिक्रिया करा दी। तो दोस्तों किसका निर्माण होगा? पहले जल का, तो हमने जल का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक H ये था और वो निकल गया, तो क्या बचा? Na और Cl। तो ये क्या बनेगा? लवण कौन सा बन जाएगा? NaCl। लवण कौन सा बन जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया आपका? लवण। ये क्या हो गया? लवण। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि दोस्तों जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण होता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये लवण, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये ऐसा उदासीन लवण बनता है या उदासीन विलयन है, या आपसे ये पूछ लिया अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, तो इसकी क्या भूमिका रहती है, तो मैं आपको वो बता दूं और इसी के साथ क्लास को एंड करूं। तो देख लीजिए साथियों, अब देख लीजिए जो आपका लवण होता है, बेसिकली जो आपका लवण है, अब आपको अच्छे से समझना होगा। जो दोस्तों आपका लवण है, देखिए जो आपका ये लवण होता है, क्या दोस्तों? लवण, ये आपका जो लवण है वो 3 प्रकार का होता है। अब ये लवण कितने प्रकार का है दोस्तों? 3 प्रकार का। लवण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक लवण होता है अम्लीय लवण। एक क्या होता है? अम्लीय लवण। एक क्या होता है? अम्लीय लवण। एक क्या होता है दोस्तों? उदासीन लवण। उदासीन लिख देता हूं, ठीक है? उदासीन। और एक होता है क्षारीय लवण। एक क्या होता है? क्षारीय लवण। एक क्या होता है? क्षारीय लवण। अब बात ये आती है कि अम्लीय लवण कब मिलेगा, उदासीन लवण कब मिलेगा और क्षारीय लवण कब मिलेगा, ये बात आती है। तो देखिए जब दोस्तों आपका अम्लीय लवण कब मिलेगा? जब एक प्रबल अम्ल, क्या दोस्तों? प्रबल अम्ल। जब एक प्रबल अम्ल, क्या दोस्तों? जब एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा। क्या दोस्तों? जब आपका एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तब आपको वहां पर एक अम्लीय लवण मिलेगा। कैसा लवण मिलेगा? एक अम्लीय लवण मिलेगा। कैसा मिलेगा दोस्तों? एक अम्लीय लवण। फिर से जब दोस्तों आपको क्या होता है, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है, तो आपको वहां पर एक अम्लीय लवण मिलता है। कैसा? अम्लीय लवण। अब दोस्तों उदासीन में क्या होता है वो देख लीजिए। जब एक प्रबल अम्ल, देखिए जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या दोस्तों? एक प्रबल क्षार से अभिक्रिया कर देता है। क्या दोस्तों? जब आपका एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है, तब आपको वहां पर उदासीन लवण मिलता है। तब आपको वहां पर कौन सा लवण मिलता है? उदासीन लवण मिलता है। कौन सा लवण मिलता है? उदासीन लवण मिलता है। आगे देखिए जब दोस्तों आपका एक प्रबल क्षार, क्या देखिए जब आपका एक प्रबल क्षार एक दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्या? एक दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तब दोस्तों आपको जो उत्पाद होगा वो क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा? क्षारीय लवण। कैसा होगा? क्षारीय लवण। और इन सबके साथ जल तो निकलेगा ही, वो तो एक है ही। तो आपने देखा कि आखिर जो लवण है वो भी आपका 3 प्रकार से है। एक अम्लीय लवण होता है, एक उदासीन लवण होता है और एक क्षारीय लवण होता है। आपने सब कुछ देख लिया कि जो अम्लीय लवण है यानी एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो हमें अम्लीय लवण मिलेगा,
वहीं अगर उदासीन की बात किया जाए तो आपको एक दुर्बल अम्ल एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की अभिक्रिया होगी तो उदासीन लवण मिलेगा। वहीं दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास जो लवण है वो क्षारीय है तो प्रबल क्षार एक दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और वहीं पर आपको कौन सा मिलेगा, क्षारीय लवण मिलेगा। अब किन्हीं दो प्रबल, अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि किन्हीं दो प्रबल अम्ल के नाम लिखिए, किन्हीं दो प्रबल अम्ल के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों आपका एक प्रबल अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है दोस्तों प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होती है, जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। तो एक ये हो गया आपका प्रबल अम्ल। बेसिकली ये प्रबल अम्ल कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। हमसे क्या पूछा गया तो दो प्रबल अम्ल बताने हैं, ये भी आपका एक प्रबल अम्ल ही होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका एक प्रबल अम्ल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको ये करना है दो प्रबल अम्ल के नाम बता दो। क्या दोस्तों, दो प्रबल अम्ल के नाम बता दो। तो आपने आई वो बता तो दिए कि एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलो, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो आई होप आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चन किए दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट थे, भी आई थी। ये क्वेश्चन अगर दोस्तों आपने सीख लिए, अभी पूरा ये वीडियोस मतलब इसके पूरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आपका इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप देख लेना। अगर आप मेरी एक बात मान लो, आपका ज्यादा टाइम नहीं होगा इन्हें देखने में और आपने ये क्वेश्चन कर लिए 100% अम्ल क्षार से केमिस्ट्री की सेक्शन में प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, तो उनमें से दो मिलेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य क्या है दोस्तों, बेकिंग सोडा का कार्य क्या है, ये कैसे निर्माण होता है, ये सब अभी जानने का बाकी है। बहुत सारे अभी क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों जो आपको जानने, क्लोर क्षार की प्रक्रिया किसे कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों पसंद आया हो तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना अगर इच्छा हो तो, क्योंकि दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। ये पुराना डायलॉग है जो मैंने आपको सुना दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।